हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। और ये हिंदी वर्णमाला हिंदी जितनी भी हिंदी रहेगी मेरे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और जैसे कि आगामी परीक्षा आने वाली है उन सभी के लिए हिंदी का जो सिलेबस रहेगा यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे आपको एक एक तरीके से एक एक टॉपिक को। और वन वन शॉट वन टॉपिक, यानी कि अगर कोई बड़ा टॉपिक है उसके लिए हम 2 वीडियो बना सकते हैं, और छोटे छोटे टॉपिक है तो हम जहां तक है आपको छोटे छोटे माध्यम में संक्षिप्त रूप से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जैसा कि एसएससी जीडी का वो डेट आउट हो गया है तो उसके लिए हम डेली का जो जितना उसमें मार्जिन रहता है तो डेली का एक प्रैक्टिस सेट का कंपाइलेशन, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट लेंगे उसको डेली आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे और समझाते जाएंगे। ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा कि डेली का उस 20 क्वेश्चनों को 15 से 12 मिनट के लिए हो सके और जल्दी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और उनके ऑप्शनों को अगर मैं डिस्क्राइब कराऊंगा तो थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट उसके लिए इतना ही समय बहुत है, 10 से 12 मिनट, बहुत ज्यादा बोल दी मैंने। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, और ये टॉपिक है ना, ये वन टॉपिक वन वीडियो जो आपके लिए चलता रहेगा मेरी तरफ से। तो पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होता है? मतलब वर्णमाला हिंदी व, हिंदी वर्णमाला यानी कि वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह, यानी कि एक क्रमबद्ध समूह जिसके माध्यम से हम किसी भी क्या हिंदी के उन सभी वर्णों को का ज्ञान हो सके, जिसे हम यहाँ पर हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे उल्टा सीधा वो हिंदी वर्णमाला रहेगी, नहीं। हिंदी वर्णमाला जब होगी उनका जो क्रम है ना, वो भी क्रम हमेशा के लिए वही रहना चाहिए। अगर आप क्रम को तोड़ करके या किसी अक्षर को छोड़ करके लिख रहे हो तो वो हिंदी वर्णमाला नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने उसके क्रम को तोड़ दिया है, उसके जो क्रमबद्ध तरीकों को भंग कर दिया है। तो हिंदी वर्णमाला क्या रहेगी कि अ से लेकर के ज्ञा तक, अ से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये वर्णमाला की अगर कहो तो परिभाषा हो सकती है, या आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है कि कभी भी टॉपिक आएगा कि वर्णमाला क्या है, तो अ से लेके ज्ञा तक उन शब्दों का समूह, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, तो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक कह सकते हैं कि वर्णमाला का छोटा सा परिभाषा है आपके लिए। तो आपको ये समझ लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि वर्णमाला होता क्या है। अच्छा, इसमें अगर इस वर्णमाला के अंदर क्या है, क्या यही सब रहेगा? नहीं, ये सब नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें बातें बतानी होंगी, यानी कि शब्दों को बोलने का तरीका, उनको बनाने का तरीका, और वो शब्द कहाँ से लिए गए हैं, और वो उनमें और जितनी बातें हो सकती हैं, इन सारी और परीक्षा के माध्यम से या फिर अब तक पूछी गई हैं, उन्हें आप इस टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। तो वो वर्णमाला समझ में आ गया होगा, अ से लेकर ज्ञा तक के सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह और वर्णमाला कहलाता है। आगे अगला है मानक हिंदी वर्णमाला। जो मानक हिंदी वर्णमाला है, आपको पता है जो वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं। एक बात रहेगी स्वर, और दूसरा पार्ट रहेगा व्यंजन। क्या रहेगा? व्यंजन। ये दोनों मिलकर के हिंदी वर्णमाला को पूरा करते हैं, बनाते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी पहला जो पार्ट है इसका स्वर है, और दूसरा जो पार्ट है व्यंजन है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्णमाला पूरी करते हैं। और ये पहला टॉपिक बोला है कि हिंदी मानक वर्णमाला, यानी मानक वर्णमाला क्या है? हाँ, इसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द है कि उन्हें अभी हमारे यहाँ पर मान्यता भी नहीं है, और कुछ को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक 10 और प्लस 35, यानी कि यहाँ पर 10 तो स्वर है मेरे पास, और 35 क्या है? व्यंजन है। यानी कि इनको क्या बोला गया? मानक बोला गया है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में अभी मतलब और भी हैं, बट मानक हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 45 वर्ण माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 45 वर्ण। तो बोल सकते हैं 10 तो स्वर है और 35 व्यंजन है। किसमें? मानक वर्णमाला में। मानक वर्णमाला में इतने हैं। समझ में आ रहा होगा?
ओके, यहाँ तो बस समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, मानक वर्ण। अच्छा, नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है छोटा सा, लेखन के आधार पर, किसके लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर जो वर्णमाला है उसमें 52 पाए जाते हैं, यानी उनमें 52 शब्दों को कह सकते हैं कि 52 वर्णों को जोड़ा गया है। यहाँ पर सर ये 47 से एक्स्ट्रा कौन आए, आपको पता है, ये अगर लिखेंगे यहाँ पर तो स्वर, ये थोड़ा राइटिंग, जो स्वर हैं और इसके पीछे क्या है, व्यंजन है, ठीक है। ये तो शब्द थे ही थे मेरे पास, और इनमें क्या क्या एक्स्ट्रा बढ़ गए, जो मेरी जो मानक वर्णमाला है जो यहाँ पर प्रयोग की जाती है उससे आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या है, स्वर जो थे वहां पर में 10 थे ना, वो 10 से कितने हो गए, 13 हो गए, कितने हो गए, 13 हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें जो मेरे दो जो अयोग भाग होते हैं और ऋ को जोड़ दिया गया, और व्यंजन जो है कितने हो गए, व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन हो गए 47। व्यंजन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, व्यंजन, व्यंजन जो यहाँ पर 10 से जो मेरे व्यंजन जो 13 हुए थे, वहां पर जो 35 तो ये रहेंगे रहेंगे, 35 तो मेरे पास थे ही, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गए, इसमें संयुक्त व्यंजन, क्या संयुक्त व्यंजनों को जोड़ दिया गया, और संयुक्त व्यंजन जोड़ देंगे, इनकी संख्या क्या होती है, 4। तो ये 35 और 4 39, 39 और 13 इस तरह से ये 52 हो गए। समझ में आ गया होगा, यानी कि लेखन के आधार पर जो वर्णों की स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, हाँ 52 होती है। क्या ये चीजें समझ में आ पा रही हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा आपके लिए होगा, तो यहाँ से होगा, यानी सीधा पूछेगा कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और मानक हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 45 होते हैं। आगे चलते हैं, आगे स्वर, यानी कि अब उन चीजों को थोड़ा सा और डीप से देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर यानी कि अ से लेकर के बड़ी अंग तक, अ से लेकर के बड़ी अंग तक जितने भी वर्ड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। आप अगर इनकी काउंटिंग करोगे तो इनकी काउंटिंग कितनी बैठेगी, 13 बैठेगी। अच्छा, मानक कौन कौन से थे सर, आप बता रहे थे कि मानक वर्ड भी हैं, तो मानक सिर्फ यहाँ तक रह जाएंगे, यानी कि जो जो हट जाएंगे, ये हटेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये हटेगा, यानी ये 3 हटने के बाद 10 बचेंगे। 10 क्या रहेंगे मेरे, मानक वर्ड रहेंगे, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोग भाग, क्या बोलते हैं, अयोग, अयोग भाग, अयोग भाग कहा जाता है, ठीक है, दोनों अंक की संख्याओं को। और रिरी को, और रिरी भी मेरी 2 तरह की बनती है, यहाँ पर एक तरह की मैंने मेंशन की है, एक छोटी वाली रिरी सिर्फ इतनी बनेगी, और बड़ी वाली रिरी जो रहेगी, अब जब शुद्ध शुद्ध सीखेंगे वो इस तरह से बनेगी, यानी छोटी रिरी ये रहेगी, जो बड़ी ऋषि वाला ऋषि है ये वाला रहेगा। वो यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो आगे के मैंने बोला ना कि हिंदी वर्ड वाला बहुत से वर्णों को हटा दिया गया है और नए वर्णों को भी जोड़ा गया है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सी चीजों को सिखाया गया है। तो ये और ये हटाने पर पूरी मानक स्वर बन जाते हैं, और इन्हें ऐड करते हैं तो लेखन के आधार पर 13 स्वर बन जाते हैं। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है सर, आपने बताई थी अभी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 30
और 9 39 बताई थी, पर उसमें अभी भी कुछ अधूरे थे जो लेखन के आधार पर तो बहुत ज्यादा पहुंचेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड़, हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने 5 वर्ग बनाए, कितने बनाए हैं? 5 वर्ग, जो मैंने इस तरह से मेंशन किए हैं। जो इनका पहला वर्ड है ना, जो पहला वर्ड आपको जो इसके अंदर दिख रहा होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, इन्हीं के नाम से ये वर्ग जाने जाते हैं। यानी कि ये क वर्ग रहेगा पूरा, ये च वर्ग रहेगा, ये ट वर्ग रहेगा, ये त वर्ग रहेगा, ये प वर्ग रहेगा। क्या रहेगा? ये वाला प वर्ग रहेगा। ठीक है, और इनकी संख्या क्या रहेगी? ये 5/5 का एक स्क्वायर बना हुआ है तो 25 क्या रहेगी? 25। बाकी के सर, बाकी के बाकी के वर्ड कहां पर रहेंगे? बाकी के वर्ड आपको दिखाएं कि कुछ इसके ऊष्मी व्यंजन श, श, श और ह, और इसके बाद संयुक्त व्यंजन, क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं इसके, जो क्षेत्रंग, ज्ञ और श रहेगा। इस तरह से इनकी संख्या मिलकर के कितनी बन जाती है? 39। क्या बन जाती है? 39। ठीक है, और इसके दो द्विगुण होते हैं, क्या? दो द्विगुण रखने वाले, के उनके क्या होते हैं? द्विगुण होते हैं, वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। 2, 4, 4 और 25 सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10, 35, 25 और 8 और 2 10, 35। अच्छा, और इसके बाद इसमें क्या बचा हुआ है अभी? जो ये 4 कौन से बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं अंतस्थ व्यंजन, क्या? ये य, र, ल और व, और इनको भी ऐड किया जाएगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? जा रहे हो? य, र, ल, व, यहां तक हमारी संख्या 35 हो गई थी, और ये और ऐड हो जाएंगे इसमें तो 39। यानी इस तरह से पूरा मेरी व्यंजनों की संख्या काउंटिंग की जाती है। समझ में आ गया होगा? यानी च वर्ग 25 हो गए, श जो स ऊष्मी व्यंजन 4 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, दो गुण रखने वाले 2 हो गए, 10 हो गए, 10 के बाद 34, 34 और यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं हम लोगों ने। तो ऐसे करके 39 मेरे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। मैंने क्या बोला था कि ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक आपके लिए विदेशी या आगत शब्द, यानी कि जो हिंदी हमारी जो वर्णमाला है ना, हिंदी वर्णमाला में कुछ शब्द बाहर से लिए गए हैं। यानी कि बाहर से मतलब कि बाहर की जो बाहर विदेशी भाषा से लिए गए हैं और उन्हें यहाँ पर भी डाला गया है। उनको जोड़कर ही हमारे जो 55 जो बनेंगे मेरे पूरे, इनको भी जोड़ करके बनेंगे। समझ में आ रहा होगा? तो विदेशी शब्द यानी बाहर से आए हुए शब्द, कहां से? बाहर से आए हुए शब्द, आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द या फिर ग्रहित शब्द। यानी कि
हम लोग उन्हें ग्रहित क्यों बोल रहे हैं? हम लोग उन्हें ग्रहित इसलिए बोल रहे हैं, ग्रहित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें हमने ग्रहण किया है। क्या कर लिया है? बाहर से तो आए थे बट हमने उन्हें ग्रहण किया है, तो इसलिए हम उन्हें ग्रहित शब्द भी बोलते हैं। ग्रहित ध्वनि वो या ध्वनि को यानी कि हमारे मुंह से बोली गई ध्वनि वर्ण कहलाती है, और ध्वनि ग्रहित ध्वनि या फिर आगत शब्द या फिर विदेशी शब्द बोलेंगे। जैसे आपको थोड़ा सा नोट कराएं, आ, ज, फ, और आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो यानी कि इनके नीचे क्या, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होगा? नुक्ता लगा होगा या फिर रेफ उड़ा होगा। इन्हें हम क्या बोलेंगे? आगत शब्द बोलेंगे, जो कि हमारे उर्दू भाषा में यूज किए जाते हैं। नहीं, जब हिंदी उर्दू भाषा को हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लिखते हैं जफर, क्या लिखा जाएगा? जफर। तो जफर में फ का आवाज मोटा आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा ये नुक्ता लगेगा, तो इसे बोलेंगे जफर, यानी कि मोटी भाषा करके यूज किया गया। कुछ सब ये इसे जो फ हमने यहाँ पर यूज किया ना, ये मेरा आगत शब्द है, यानी कि बाहर से आया हुआ शब्द है। समझ में आ गया होगा? इन विदेशी, और ये देखो कुछ शब्द मेरी अंग्रेजी भाषा में ओ करके, यानी कि ये वाला शब्द मेरी बाहर की भाषा से आया हुआ है ओ, यानी कि कभी भी अंग्रेजी भाषा में बहुत बोला जाता है, बहुत यूज किया था ओ वाला शब्द। यानी से मात्रा नहीं है, पर ये आधा चंद्र बिंदी है, चंद्र बिंदी पूरा नहीं है, तो इसमें वो बिंदी लगाएंगे तो पूरा चंद्र बिंदी बनेगा, आधा चंद्र बिंदी बन के आ को लेके चलता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें जो हम तो बताने वाले हैं? तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पूरी हिंदी वर्णमाला में 55 स्वर, 55 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 55। ओके। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें लेखन के आधार पर जितने आंसर होगा वो देना पड़ेगा, यानी कि लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बहुत कम है कि लेखन हम अपनी भाषा में कितना यूज करते हैं। तो लेखन के लिए पूर्ण रूप से हिंदी वर्णमाला में 35 शब्द 55 शब्द होते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन बनेगा हम किसका आंसर देंगे? उच्चारण के आधार पर। किसके? उच्चारण के आधार पर आंसर दिया जाता है हिंदी वर्णमाला में। यह कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्णों को हमने यहाँ पर यूज किया गया है, और यहाँ पर हमने कितने शब्दों को माना है, इस तरह से। तो बातें समझ में आ रही होंगी, महत्वपूर्ण तथ्य और भी चीजें हैं यहाँ पर बताने के लिए, बट और आगे बढ़ते हैं। वर्गों का वर्गीकरण, यानी कि जो मैंने आपको वर्ड लिखाए थे अ से लेकर के ज्ञा तक लिखाए थे, और यही बताया था कि अ से लेकर ज्ञा तक सारे के सारे मेरे मानक स्वर नहीं है। क्या नहीं है? मानक स्वर नहीं है, क्योंकि उसमें से ना उसमें से छोटी अंग, बड़ी अंग और रिरी, इन्हें हटा दिया गया था। जिस तरह से जो 13 होते हैं सब 10 ही थे, 10 थे। और जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको पूरे के पूरे लिख के दिखाए थे, तो इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जीव के आधार पे ना, ये इन स्वरों को ही जीव के आधार पे, यानी कि हम बोलते समय हमारी जीव कहाँ लाई करेगी और हमारे जो मुंह का फेस क्या रहेगा, उसके आधार पे उन्हें बांटा गया है। यानी जीव के आधार पर इन्हें तीन तीन तरीके से, यानी कि मेरी जीव जो है कहाँ टच करेगी बोलते समय, किस किस स्वर को बोलते समय जीव का मेरा और मुंह के किस भाग को टच करेगा, उसी के आधार पर जीव के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में? 3 भागों में, अग्र, पश्च और अग्र, मध्य, पश्च, इस तरह से बांटा गया है। यानी कि जिन शब्दों को बोलते समय मेरा आगे जीव जो है आगे का हिस्सा टच करेगा तो अग्र होगा, और पीछे का ज्यादा करेगा तो पश्च रहेगा, जो मध्य में करेगा तो वो मध्य स्वर रहेंगे। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं स्वरों का, ये स्वर हो गए मेरे, इसके साथ ही अगर हम देखने की कोशिश करें स्वरों को, ये समझ में आ गया होगा। तो 10 स्वर होते हैं। अभी चलना थोड़ा सा, स्वरों को, जैसे कि इसका पहला पार्ट रहेगा, ये तो जीव के आधार पर हो गए, और पहला पार्ट है ह्रस्व स्वर।
ठीक है, दीर्घ स्वर, और ये अगला है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ठीक है। इनका क्या रोल रहेगा, इनका ये रोल रहेगा, यानी स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि कम समय लगे, यानी कम से कम समय लग रहा है, यानी जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। समझ में आ रहा होगा, जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें बोलेंगे ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में इनकी अपेक्षा 2x यानी कि दोगुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उन्हें दोगुना समय लग रहा है, उन्हें बोलेंगे दीर्घ स्वर। समझ में आ गया होगा, यानी कि दोगुना समय लगे, दोगुना समय लगे उसे बोलेंगे हम दीर्घ स्वर। समझ में आ रहा है। अगला है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होता है, यानी कि प्लुप्त से समझ में आ रहा होगा, प्लुप्त स्वर के जिनको बोलने में यानी कि इसकी अपेक्षा 3x यानी तिगुना समय लगे, यानी 3 गुना समय लगे ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे बोलते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, इनकी पहचान भी तो होनी चाहिए सर, कि मतलब प्लुप्त स्वर होते कौन कौन से हैं, प्लुप्त स्वर होते होते कौन कौन से हैं। तो देखो, जिनको बोलने में कम समय लगे, यानी कि छोटे से समय में ही वो बोल के निच्चू कर दिए जाए, मतलब खत्म कर दिए जाए, तो बोलो इनके लिए अ, ई और उ। बस ये जो तीन है मेरे प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे परीक्षा में पूछेगा निम्न में से कौन सा प्लुप्त स्वर नहीं है, या फिर निम्न में से भिन्न बताइए, तो तुमसे ये बोलेगा भी नहीं कि भिन्न छांटना कैसे है, तुम्हें अपना खुद विवेक खर्च करना पड़ेगा, या फिर यूज करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि ये तीनों दे दिए जाएंगे और उसमें एक कोई दीर्घ स्वर डाल दिया जाएगा, उनमें कोई दीर्घ स्वर डाल दिया जाएगा, तो वो अलग छांटना होगा हिंदी वर्णमाला में। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ही कि ये सवाल ऐसे ही बन सकता है, तो इन्हें डाल दिया जाएगा। अच्छा, बाकी के बचे हुए आ, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सारे शब्द कैसे हैं मेरे, ये सारे शब्द मेरे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आएंगे। अच्छा, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में 3 गुना समय लग रहा हो, जैसे कि एक शब्द है ओम। जब कभी भी ओम का जाप करेंगे तो तुम्हें समय 3 गुना क्या बहुत गुना लेना पड़ेगा। ओम, तो ये लग रहा होगा कि अ और आ की जगह 3 गुना समय लग गया। या फिर कभी नाटकशाला होती है, या फिर कोई नाटक होता है और किसी का जब अनाउंसमेंट किया जाता है कि महाराज पधार रहे हैं, तो इस तरह से ना जो शब्द यूज होंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कि राम, तो लंबा समय राम का जाप करते समय क्या लगता है, लंबा समय लगता है। तो इस तरह से उसे हम प्लुप्त स्वर में रखेंगे, यानी ये शब्दों को हम क्या रखेंगे, प्लुप्त स्वर में, जिनको बोलने में लंबा समय लगे, 3 गुना समय लग रहा है किसी की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा प्लुप्त स्वर कहलाएगा। और जिसको बोलने में 3 गुना, अ की जगह आ, ई की जगह ई, उ की जगह उ, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, समझ में आ रहे होंगे, ये कहलाएंगे मेरे दीर्घ स्वर। अगला है जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव के आधार पर, यानी कि जीव जब हम बोलते हैं, जब बोलते समय जीव का कौन सा जीव जो है कहाँ कहाँ टच कर रही है, यानी कि जिस भाग को टच करेगी उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया गया है और उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे जीव के 3 भाग होते हैं मुख्यतः, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो उसी के आधार पर ना जीव के, तो जीव के आधार पर उन्हें बोलते समय किसको किसको अग्रभाग से बोला जाएगा, किसको मध्य भाग से बोला जाएगा, किसको पश्चिम भाग से बोला जाएगा। तो यहाँ पर इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं आगे। अग्रभाग, यानी अग्रभाग को बोलते समय तो क्या वो अग्रभाग को बोलेंगे, तो अग्रभाग को जो भी मेरी टच कराएंगी, ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, और आप इनको बोल के देखिए एक बार, यानी कि जिनको बोलते समय जीव का आगे का भाग, क्या जीव का
आगे का भाग स्पर्श करे, आगे का भाग स्पर्श करे उसे कहते हैं हम लोग अग्रभाग। समझ में आ गया होगा। ए ई ए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए जब भी बोलेंगे जीव का आगे का भाग ज्यादा टच हो रहा है, यानी कि जीव का अगला भाग ज्यादा काम कर रहा है, और ये दिख रहा होगा आपको। तो ठीक है, आगे का देखते हैं हम लोग मध्य भाग, यानी कि जिन शब्दों को बोलते समय जीव का बीच का भाग यानी कि उनका मध्य भाग काम करे वो कहलाएगा क्या मेरा जीव के आधार पर बोलने पर अ तो दिख रहा होगा अ। तो अ को बोलते समय जब भी अ बोलेंगे हम लोग अ, तो जीव का भारीपन कहाँ दिख रहा है मुझे, मध्य में जाकर के अ। तो सिर्फ अ जो है मेरा क्या है, मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर है। अगला क्या, पश्च भाग, यानी कि जितने भी बचे हुए, जितने बाकी के बचे हुए हैं ना, यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 2 3 को हम नंबर करेंगे ये अग्रभाग से, जो ये बोले जाते हैं ई, छोटी बड़ी, छोटी है बड़ी है, और ये वाले अ ये मध्य भाग से बोला जाता है, और बाकी के बचे हुए सारे शब्द हैं कहाँ से बोले जाते हैं वो पश्च भाग से, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ, देख पा रहे होंगे ये सारे पश्च भाग से बोले जाने वाले शब्द हैं मेरे, यानी जीव के पीछे के भाग से बोले जाने वाले शब्द हैं। समझ में आ रहे हैं। पीछे का भाग टच करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आ उ ए, उन्हें हम जीव का पीछे का भाग टच करेगा तो उन्हें पश्च बोलेंगे, बीच का करेगा तो मध्य बोलेंगे, और आगे करेगा तो उसे अग्रभाग बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, ये चीजें समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, मुख विवर, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि जब हम बोलते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए, जाहिर सी बात है हमारे तो होठ है, और होठों की आकृति हर बार चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है। और ये यहाँ पर पूछा गया कि जितने भी मेरे क्या है, कि जितने भी मेरे स्वर हैं, ओनली स्वरों की बात की गई है, अभी व्यंजनों की बात नहीं की गई है, और व्यंजनों को तो शायद देखते हैं अभी डिस्कस हो पाए तो ठीक है, नहीं अगली जो छोटा सा आएगा उसके साथ हमारे और भी क्वेश्चन जोड़ेंगे और आपको क्वेश्चन कराएंगे, वहां देखेंगे। बट यहाँ पर देखो कि मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे होठ सहायता करते हैं बताने के लिए। जब देखा होगा जितने भी गूंगे लोग होते हैं वो होठों को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, यानी कि मुंह का खुलना जरूरी होता है। तो किन स्वरों को बोलने पर कितना मुंह खुलता है, यानी कितना मुंह या कितने होठों का साइज होता है, इस तरह से पूछा गया है कि मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर के उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला भाग है विव्रत, दूसरा है अर्ध विव्रत, नंबर 3 है अर्ध समृत। क्या, अर्ध समृत और अर्ध समृत, इनको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये शब्द यूज किए गए हैं, ओपन, हाफ क्लोज, यानी आधा बंद होगा, ये आधा खुलेगा, ये पूरा खुलेगा, यानी जिन जिन स्वरों को बोलने के लिए पूरा मुंह ओपन हो जाए, यानी पूरा ही मुंह ओपन हो जाए तो वो मेरे विव्रत कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने के लिए पूरे मुंह को खुलने की आवश्यकता पड़ेगी वो मेरे क्या कहलाएंगे, विव्रत, विव्रत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विव्रत कहलाएंगे। और जिनको बोलने के लिए आधे की खुलने की आवश्यकता पड़ेगी, किसको, आधे मुंह खुलने से काम चल जाएगा, तो मेरे क्या कहलाएंगे, हाफ ओपन, अर्धविव्रत कहलाएंगे। और जिनको आधा बंद करके बोला जाता है, देखो खोलने से, ये थोड़ा आप सोच रहे होंगे एक ही बात है, एक ही बात थोड़ी है, ये आधा मुंह खुलता हुआ शब्द बोला जाएगा, ये आधा मुंह बंद करते हुए शब्द बोला जाएगा। अर्ध समृत का मतलब हाफ क्लोज, यानी आधा मुंह बंद करते हुए बोला जाएगा, ये आधा मुंह खोलते हुए बोला जाएगा। हाफ ओपन हाफ क्लोज में ये अंतर है। समझ में आ गया होगा। आप कह रहे हैं एक ही तो बात है, अगर आधा मुंह खुला हुआ होगा तो आधा वैसे ही बंद होगा, और आधा बंद है तो आधा खुला वैसे ही होगा। बट यहाँ पर अर्ध विव्रत यानी कि
जो स्ट्रक्चर मुंह खुलता है नहीं, होठ ऐसे दिखेंगे हमें कि आधे होठ खुले हैं, यहाँ पर आधे होठ बंद होते हुए दिखेंगे। समझ में आ गया होगा। तो इसके आधार पर है ना, सिर्फ आपको दिख रहा होगा पूरी वर्णमाला के अंदर स्वरों में सिर्फ आ शब्द ऐसा है इसको बोलने के लिए पूरे मुंह को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमारा जो विव्रत स्वर बोलेंगे सिर्फ आ को बोलेंगे हम लोग। किसको बोलेंगे? आ को ही हम पूर्ण रूप से विव्रत शब्द बोलेंगे। और बाकी के और कौन है विव्रत? तो पूछा जाता है कि इन निम्न में से कौन सा विव्रत स्वर है। फिर जैसे कि पूछने वाला तो कुछ ही पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा विव्रत स्वर है, तो आप बोलेंगे आ जो मेरा विव्रत स्वर है। अर्ध विव्रत क्या होता है? अर्ध विव्रत जो वो शब्द होते हैं अ, ए, ओ और ओ। आपको दिख रहा होगा इनको बोलते समय ना हमारा जो मुंह है आधा खुलेगा, यानी कि आधा ओपन होगा, सिर्फ पूरा ओपन नहीं होगा। एक बार बोल करके कोशिश करिए और बताइए। अ, अ, ए, ओ, ओ। पूरा मुंह सिर्फ आ में खुला था, आ करके पूरा मुंह खुलने का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं मुंह खुल रहा है सिर्फ खुल ही रहा, नहीं। इनको बोलने में आधा मुंह खुलेगा, इनमें पूरा खुलेगा, और इनमें आधा बंद होता हुआ दिखेगा हमें। हमें क्या? आधा बंद होते हुए दिखेगा। ई, ऊ, बड़ा ऊ, और जो बचा हुआ एक और रह गया होगा अ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी ई। ये इन शब्दों को बोलने के लिए ना तो मुझे आधा मुंह बंद करते हुए रखना पड़ेगा, आधा मुंह बंद करते हुए रखना पड़ेगा। इनके लिए आधा खोलना रखना पड़ेगा, और ये इसके लिए पूर्ण रूप से खोलना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?